हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन मिश्रा आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म श्री पीसीएस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि बच्चे जानते हैं, पुराने बच्चे हैं वो, कि हम लोग करंट अफेयर्स पर स्पेशली काम कर रहे हैं। इस समय हमने घटना चक्र के जो स्टार्टिंग के 20 पेज हैं उनके वीडियोस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में करके बना लिए हैं। और घटना सार का भी एक वीडियो बनाया है, वो पिछली क्लास छूट गई थी, उसी को अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो नए बच्चे हैं, नहीं जानते हैं, वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस चैनल को, जिससे उनको जो नोटिफिकेशंस होंगे जैसे वीडियोस अपलोड किए जाएंगे उनको मिल जाएगा। और जो पुराने बच्चे हैं वो तो सब जान ही रहे हैं। तो खैर, अब शुरू करते हैं इस टॉपिक को अपने। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वही घटना सार के स्टार्टिंग के 20 पेज हैं, उन्हीं पे काम कर रहे हैं हम लोग। तो आज हमारा जो ये पहला पॉइंट है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत नीरा नामक आधिकारिक जल शुभंकर का अनावरण किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? दिल्ली सरकार के द्वारा। देखिए, जो काम की चीज़ है वही आप रखिए, पूरा जो है ज़रूरत जिसकी नहीं है वहाँ पर जो है मत उलझिए। आपके बस ये जानना है कि दिल्ली सरकार ने जल शुभंकर लॉन्च किया, उसका नाम दिया गया क्या? नीरा। नीर चूँकि जल होता है, उसी से नीर से नीरा नाम दिया। आगे बढ़ेंगे। गुजरात के कच्छ स्थित किस बंदरगाह में भारत का पहला ग्रीनफील्ड मेथनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसके तहत प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा विदेशी कीकर है नामक एक आक्रामक, ये कैसा है, इसका खरपतवार को समुद्री ईंधन में बदला जाएगा। तो दीनदयाल पोर्ट जो है, अथॉरिटी कांडला, कांडला जो पहले पोर्ट था उसी का नाम अब क्या है? दीनदयाल पोर्ट है। तो दीनदयाल पोर्ट में ये जो ग्रीनफील्ड मेथनॉल संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, और ये क्या करेगा? जो विदेशी कीकर है, ये क्या होता है कि खरपतवार है, इसको जो है ये क्या करा, समुद्री ईंधन में बदलेगा, कन्वर्ट करेगा। आगे हम बढ़ेंगे। कह रहा है मई 2026 में कहाँ पर पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अंडमान निकोबार पर आप जैसा कि जानते होंगे कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इस वजह से अंडमान निकोबार से इस बार एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा। चाहे वो ज्योग्राफी से पूछ ले, चाहे वो करंट से रिलेटेड पूछ ले, चाहे वो उसके इंटरनेशनल रिलेशंस के रेफरेंस में पूछ ले। बहरहाल इस बार एक क्वेश्चन अंडमान निकोबार के लिए आप तैयार रखेंगे। इसलिए अंडमान निकोबार का मैप देखते हुए उसकी कौन कौन सी पीक्स हैं, कौन कौन से उसके जो है, जो सैंडल पीक्स है, कार निकोबार है, तो उन पर कहाँ पर हैं, उसके बाद जो है उसका ऑर्डर क्या है, साउथ अंडमान और अंडमान निकोबार, लिटिल अंडमान, ग्रेट अंडमान, ये पूरा उसकी आप मैप प्रॉपर देख करके जाएंगे। भाई पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, नॉर्थ अंडमान में है कि निकोबार में है, तो ये सब पूरा आप तैयार करके अंडमान इस बार अच्छी तरीके से जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो भैया कहाँ लॉन्च किया गया? भोपाल में। याद रखिएगा, क्योंकि देखिए है क्या कि करंट अफेयर्स की क्लास है, ज़्यादा मैं स्टैटिक सेक्शन में जाऊंगा तो फिर क्लास लंबी खिंच जाएगी। जो हमारा उद्देश्य है यहाँ पर क्विक रिवीजन, तो इस वजह से इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, ज़्यादा उसके अंदर में नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि अंदर में जाएंगे सीधी बात डिटेल्स बताऊंगा तो फिर आपकी क्लास लंबी हो जाएगी। तो बस इतना आपके लिए काम का है कि कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ पर लॉन्च किया गया? भोपाल में लॉन्च किया गया। 17 अप्रैल को, ये डेट पूछता नहीं है, यूपी में जो डेट पूछेगा वो मैं बता दूंगा। तो 17 अप्रैल 2026 को किसके द्वारा दिव्य भारत, भारत की आत्मा की भारत की आत्मा की एक खिलाड़ी, एक खिड़की नामक पर्यटन संकलन जारी किया गया? तो नीति आयोग ने एक ऐसी एक तरीके से कह सकते हैं कलेक्शन जारी किया है टूरिज्म से रिलेटेड, और उसको नाम दिया है दिव्य भारत, भारत की आत्मा की एक खिड़की, ये जो है दिया है। तो ये पर्यटन संकलन है, कलेक्शन है टूरिज्म से रिलेटेड जो है साइट्स आदि के रेफरेंस में। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, इसको जानिएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है अप्रैल 26 में सीबीआई द्वारा डिजिटल घोटालों से बचने
में मदद के लिए किस नाम से एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया, उसको नाम दिया क्या क्या अभय। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि पहले अभय है क्या। अभय जो है डिजिटल घोटालों से बचने के लिए एक चैटबॉट है, ये प्रश्न ये पूछेगा। दूसरा ये सब पूछ सकता है कि भाई ये किसने लॉन्च किया, तब वहाँ पर पूछ देगा नीति आयोग, सीबीआई, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय, कुछ भी ऐसे ही पूछ देगा। तो आप याद रखिएगा सीबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य डिजिटल घोटालों से बचने में मदद करना, ये चैटबॉट है। आगे बढ़ेंगे, आगे कह रहा है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, जो कि पुरानी परियोजना है, के विरोध में कहाँ पर हाल ही में चिता आंदोलन शुरू किया गया। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में ये आंदोलन शुरू गया। दरअसल आप जानते होंगे, जैसा कि केन बेतवा आंदोलन है, पुराना आंदोलन, तो नदी जोड़ो परियोजना है। इसका लोकल स्तर पर, चूंकि ये छतरपुर पन्ना जो जिले हैं वहाँ पर ये प्रभाव डालती है, तो इस वजह से लोकल स्तर पर इसका विरोध किया गया। विरोध का वजह क्या है कि भाई जब आप जोड़ोगे तो सीधी सी बात है लोगों की ज़मीनें जाएंगी। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये पन्ना टाइगर रिजर्व वहीं पर है। पन्ना टाइगर रिजर्व से ये गुजरेगा तो जो है जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ के जो वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड जो जीव हैं वो सब प्रभावित होंगे। इस वजह से वहाँ पर एक चीता आंदोलन की शुरुआत की गई। तो चीता कहाँ है भैया? पन्ना और छतरपुर में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चिता आंदोलन कहाँ है? मध्य प्रदेश में, छतरपुर और पन्ना। छतरपुर जैसा कि जानते हैं ऐतिहासिक नगर है, खजुराहो के पास में ही है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की कमियों को दूर करने के लिए 20 अप्रैल 2026 को असम राइफल्स ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत मणिपुर के पल्लेल में किस नाम से एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को शुरू किया है। तो इस रेडियो स्टेशन का नाम दिया है हाईवे पल्लेल की वाणी। रेडियो हाईवे पल्लेल की वाणी, बात समझ गए। इसका उद्देश्य क्या है कि जो दूर दराज के इलाके हैं मणिपुर के, क्योंकि मणिपुर में जो चीज़ें हुई, मेरे साथ में कई लोग जो है सीआरपीएफ में थे, डिप्टी कमांडेंट वगैरह, उनकी पोस्टिंग थी, तो वहाँ की वास्तविक स्थिति बताते थे किस तरीके से वहाँ इस समय हालात हैं और लोग परेशान हैं। जीवन वहाँ का अस्त व्यस्त है, पुलिस पर, फोर्सेस पर अटैक किए जा रहे हैं, वो सब पूरी सिचुएशन बता रहे थे। तो जो दुर्गम क्षेत्र हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है ये प्रॉपर जो टावर वगैरह होते हैं, कम्युनिकेशन टावर्स, उनको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उनके लिए कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए असम राइफल्स ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत जो है ये लॉन्च किया गया है। और ये कहाँ है? मणिपुर के पल्लेल में है। इसको नाम दिया है रेडियो हाईवे पल्लेल की वाणी। आगे हम बढ़ेंगे इसी क्रम में। आगे कह रहा है अप्रैल 2026 में देश का कौन सा जल उपयोगिता निकाय भारत का ऐसा पहला निकाय बना है जो ऊर्जा प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित ISO 5001 2018 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। तो कौन बना है? बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड को जो है इसका प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। बात समझ में आ गई? इसमें 4-5 प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। घटना चक्र में ये दिया हुआ है, उसमें 4 हैं, जल से है, ऊर्जा से है, तो कई प्रमाण पत्र जारी किए गए। तो उसके अंतर्गत जो है बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड जो है उसको ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रमाण पत्र दिया गया है। तो याद रखना है आपको क्या यहाँ पर कि ऊर्जा प्रबंधन के लिए कौन सा है? 5001 जो है और 2018 ये प्रमाण पत्र जो है जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड के लिए दिया गया है। किसको दिया गया? जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड बेंगलुरु को। आगे कह रहा है कि अप्रैल 26 में किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी? मेघालय। जैसा कि जानते हैं मेघालय में जो चेरापूंजी क्षेत्र है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है 1400 सेंटीमीटर के लगभग, तो वहाँ पर गारो खासी जनजातियाँ रहती हैं। तो उनकी अपनी भाषाएं हैं, गारो भाषा भी है, क्षेत्रीय भाषा है उनकी, और खासी भी भाषा है खासी जनजातियों की। तो वहीं पर इनकी भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दे दिया है मेघालय सरकार ने। आगे कह रहा है अप्रैल 26 में किस राज्य सरकार ने कैंसर
को नोटिफाई करने व योग्य बीमारी घोषित किया है, तेलंगाना ने घोषित किया है। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ हुए लॉजिस्टिक्स पारस्परिक आदान प्रदान समझौता, जिसको बोला गया है रेलॉस, जिसको क्या बोला जाता है, रेलॉस, को तो लागू करने की घोषणा की है। तो किसके साथ में की है? रूस। रूस जो है यहाँ पर याद रखना है कि ये जो समझौता है लॉजिस्टिक्स पारस्परिक आदान प्रदान समझौता, इसके ये आपका रक्षा क्षेत्र से रिलेटेड है और लॉजिस्टिक्स की बात नहीं है। यहाँ पर रक्षा क्षेत्र से संबंधित जो लॉजिस्टिक्स हैं उनको आपस में एक्सचेंज करेंगे रसिया और इंडिया। बात समझ में आ गई कि जो रक्षा से रिलेटेड जो क्षेत्र हैं उसके रेफरेंस में। अब हम आगे देखेंगे। भारत के वह पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्हें अप्रैल 2026 में बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, दिनेश त्रिवेदी। सामान्य सा है, पीसीएस में तो ऐसे उच्चायुक्त से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं लगभग, लेकिन पेट आदि जो छोटे एग्जाम्स जो ट्रिपल एससी वाले एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है सदियों पुरानी चट्टानों पर बनी नक्काशी की रक्षा के लिए कहाँ पर भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला रखी? तो कहाँ रखी गई? लद्दाख के सिंधु घाट में। सिंधु घाट जो है लद्दाख में, चूँकि लद्दाख जो सिंधु नदी है उधर से बहती, वहीं पर सिंधु घाट है। जैसे यहाँ पर बनारस में कई घाट है ना, तो वैसे ही सिंधु घाट वहाँ पर है। तो वहाँ पेट्रोग्लिफ पार्क के संरक्षण के लिए जो है एक संरक्षण पार्क के रूप में इसकी आधारशिला रखी गई है। पेट्रोग्लिफ, इसको नाम दिया है पेट्रोग्लिफ पार्क। और ये किससे रिलेटेड है? ये जो पुरानी बहुत सालों की जो पुरानी जो चट्टानें हैं उन पर कुछ वहाँ पर जो है चट्टानों पर नक्काशियाँ बनी हैं, उनको उनकी संरक्षण के लिए, उनकी रक्षा के लिए इसको जो है नाम दिया गया पेट्रोग्लिफ पार्क। आगे हम बढ़ेंगे। कह रहा है उड़ीसा के भुवनेश्वर में अप्रैल 2026 में आयोजित मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? तो साध्वी सतीश शैल ने जीता। भाई समझ लिए, मिस इंडिया वर्ल्ड कौन बन रही है? साध्वी जी बन रही हैं। साध्वी का मतलब आप वैसे नाम का इनका अलग अर्थ है, लेकिन साध्वी कौन होती हैं? जो जैसे पुरुष जो होते हैं वो साधु होते हैं, वैसे महिलाएं जब जो है संन्यास ग्रहण करती हैं या फिर वो जो है सामान्य गृहस्थ जीवन से दूरी बनाती हैं तो वो साध्वी कहलाती हैं। तो साध्वी सतीश शैल, ये तीन जो है वर्ड का इनका नाम है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड हुआ कहाँ था? अप्रैल में हुआ, भुवनेश्वर में हुआ था। और मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? साध्वी सतीश शैल। सबसे बड़ी चीज़ है कि है मिस इंडिया वर्ल्ड और खिताब कौन जीत रहा है? साध्वी और सतीश। लास्ट में अगर शैल ना हो तो आदमी जो है समझ ही नहीं पाएगा भाई साध्वी मिस इंडिया वर्ल्ड बन रही है। साध्वी चूंकि साधु है सन्यासी जीवन से, और मिस इंडिया वर्ल्ड जो है वो ग्लैमरस लाइफ से रिलेटेड है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि अप्रैल 26 में भारत का कौन सा रेल डिपो वाटर न्यूट्रल, जिसको बोलते हैं जल तटस्थ रेडियो डिपो बनकर उभरा? तो कांकरिया रेलवे कोचिंग डिपो अहमदाबाद वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो के रूप में ये उभरा है। कौन सा है? कांकरिया रेलवे कोचिंग डिपो। ठीक है। आगे कह रहा है कि अप्रैल 26 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस लीसा गिल को नियुक्त किया गया। ये आप खबर विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जो महिलाएं, अगर मैं देख रहा हूँ जो पैटर्न है यूपीपीसीएस का हो या फिर उसके आरओआर की परीक्षाएं हैं या और भी जो परीक्षाएं हैं, सब में यही अक्सर होता है कि अगर महिलाएं किसी क्षेत्र में विशेष करती हैं, यानी वो कुछ नाम करती हैं, चाहे ऐसे पदों को सुशोभित करती हैं, तो वहाँ पर भैया उनको जरूर पूछा जाता है आयोग में ऐसे प्रश्न। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ की हैं? तेलंगाना की हैं और उनका नाम क्या है। आगे हम बढ़ेंगे। अप्रैल 26 में बर्फ के पिघले पानी को एकत्र कर जल सुरक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रोजेक्ट हिम सरोवर
को शुरू किया गया, लद्दाख को शुरू किया गया। आप याद रखिएगा, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और बंगाल में जो भी राष्ट्रीय घटनाएं हैं, जो भी ऐसे इशूज़ हैं जो चर्चा में रहे हैं विशेष रूप से, चाहे योजनाएं हैं वहाँ की, चाहे राष्ट्रीय घटनाएं हैं, उनका आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, उनसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। बात समझ में आ गई? इसमें क्या है, जो बर्फ से पानी पिघलता है वैसे इधर उधर बह जाता है, तो उसमें क्या किया, उस पानी को जो बर्फ से पिघला पानी है उसको एकत्र कर के जल सुरक्षा के रूप में उसको और पारिस्थितिक संतुलन के बढ़ावा देने के लिए उसको एकत्रित किया गया। इसीलिए नाम कैसे दिया गया, हिम सरोवर। हिम मतलब बर्फ, सरोवर मतलब तालाब, यानी बर्फ का तालाब, नाम क्या दे दिया, हिम सरोवर। अब बस आपको याद करने का बचा क्या कि लद्दाख में है, बस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अप्रैल 26 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित किया? दून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे को समर्पित किया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे है कि भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने 12 अप्रैल 2026 को सिक्किम के सीमावर्ती गांव में किस नाम से पहले सामुदायिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया? सिक्किम सुंदरी। बहुत अच्छी न्यूज़ है, इसको आप याद रखिएगा। चाहे वो इधर वो मणिपुर वाला जो रेडियो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन था और ये सिक्किम वाला है, दोनों को याद रखिएगा। देखिए, नॉर्थ ईस्ट से भी प्रश्न पूछता है, आप देखिए, एनालिसिस करिए, क्योंकि मैं तो एग्ज़ाम देता रहा हूँ और पेपर्स को रेगुलर एनालिसिस करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट से भी जुड़े 2-3 प्रश्न आपकी परीक्षा में प्रश्न पत्र में ज़रूर रहेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट के प्रश्नों पर भी विशेष आप ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा, केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी बोलते हैं, की सलाह पर अप्रैल 2026 में किस शैक्षणिक संस्था को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया? तो जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। बात समझ में आ गई? आगे हम देखेंगे। आगे कह रहा है कि भारत में मार्च 26 में मनोरोगियों के लिए भारत का पहला डेटाबेस, इसको नाम दिया काम ब्रेन। ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो काम ब्रेन कहाँ लॉन्च किया? बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। ये किससे रिलेटेड है? ये जो है डेटाबेस है और मनोरोगियों के लिए, जो जिससे बोलते हैं ना कि जो मेंटल मतलब मनोरोगी हैं उनके लिए लॉन्च किया गया। आगे कह रहे हैं, भारतीय मूल के वह वैज्ञानिक जिन्हें अप्रैल 2026 में अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर पद मिला, तो कौन है? दीप जरीवाला। ये किससे हैं? ये साइंटिस्ट हैं, वहाँ पर इनको गवर्नर चेयर प्रदान किया गया। कहाँ पर? अमेरिका में। आगे हम देखेंगे, अप्रैल 26 में किन राज्यों की पुलिस को उनकी उत्कृष्ट सेवा, वीरता, समर्पण और के लिए प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर दिया गया? पुलिस कॉलर होना चाहिए, कलर नहीं है। पुलिस कॉलर दिया गया। तो पुलिस बल को जो मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान है, तो इसमें किसको दिया गया? उड़ीसा पुलिस को और उत्तराखंड पुलिस को विशेष रूप से ये प्रेसिडेंट पुलिस कॉलर दिया गया है। आगे हम देखेंगे, जो कि ये जैसा भी इसमें देखा भी कि ये पुलिस बल को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है राष्ट्रीय स्तर पर। आगे, वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मार्च 2026 में किसे चुना गया? सिक्किम की स्तुति प्रधान को। भाई, ये धर्मेंद्र प्रधान की कोई नहीं है, ये मत सोच लेना कि धर्मेंद्र प्रधान है, इनके लास्ट में प्रधान लगा हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान से रिलेटेड है। धर्मेंद्र प्रधान वो उड़ीसा में है, ये सिक्किम की हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप भैया सब लोग इसको अच्छे से याद कर ले। आगे कह रहा है, मार्च 2026 को किसके द्वारा समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भारत के पहले पोर्ट ऑफ रिफ्यूज तंत्र को दीघी और गोपालपुर, दीघी कहाँ है? महाराष्ट्र में है, और गोपालपुर उड़ीसा है, बंदरगाहों पर लॉन्च किया गया? तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के लिए क्या किया गया? क्या फिर से एक बार समझ लीजिए, किसके द्वारा समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भारत के पहले पोर्ट ऑफ रिफ्यूज तंत्र को जो है इन बंदरगाहों पर लॉन्च किया गया? तो किसने लॉन्च किया? अडानी पोर्ट्स हैं, इन्होंने 2 बंदरगाहों पर, एक तो दीघी है, छोटे, जैसे जब आप
पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमी में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो जो इकोनॉमी में जब आप पोर्ट्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, पोर्ट्स टू टाइप के हैं, एक मेजर पोर्ट, दूसरे माइनर पोर्ट। तो मेजर पोर्ट जो 13 है वो सभी जानते हैं कौन कौन से हैं। उनकी लिस्ट आप देख लेंगे कि किस कोस्टल साइज में, वेस्ट में या ईस्ट में कौन सा पोर्ट पड़ता है। हर एक पोर्ट से क्वेश्चन एक आध रहता है। तो हर एक पोर्ट की अपनी विशेषता क्या है, नेचुरल है या फिर जो है आर्टिफिशियल है, या फिर उनमें टेक्नोलॉजी को लेकर के, इनोवेशन को लेकर कई, उसमें कई टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, हो जाते हैं। तो ये मेजर पोर्ट्स के बारे में। अब ये दोनों जो पोर्ट्स हैं ये माइनर पोर्ट्स हैं। दीघी पोर्ट्स ये आपका महाराष्ट्र में है, और गोपालपुर पोर्ट ये आपका उड़ीसा में है। आगे कह रहा है अप्रैल 26 को सीडैक हैदराबाद तथा रिलायंस फाउंडेशन द्वारा ग्रामीण भारत की 10 लाख महिलाओं के लिए किस नाम से साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया गया। नाम दिया गया ई सेफ हर। ई सेफ हर यानी ये क्या करेगा, सीडैक इसमें पार्टनर है और रिलायंस फाउंडेशन है। तो इसका उद्देश्य है कि 10 लाख महिलाओं को जो साइबर ट्रैप किया जाता है कई तरीकों से, तो उनके बारे में जागरूकता फैलाना। और ये एक तरीके से ऑनलाइन प्रोग्राम रहेगा जिसके माध्यम से जो है महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। भाई साइबर सिक्योरिटी के रेफरेंस में आप जानकारियाँ लिखिए। ऐसा नहीं कि भाई ये होता क्या, जितने साइबर जो है क्राइम वाले लोग होते हैं, साइबर जो है फ्रॉड होता है, ठग होते हैं, ये क्या करते हैं कि महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को हिट करते हैं अपने टारगेट में। उनको तुरंत जो है, चूँकि भाई अब जरा युवा महिलाओं को, ग्रामीण महिलाएं हुई, उनके पास जानकारियाँ नहीं रहती हैं, कैसे भी कहीं ओटीपी मांग लिया कि अच्छा देखिए आपके मोबाइल पर एक मैसेज आवा है, जरा देखो। मैसेज देखे, पता लगा भैया, हाँ मैसेज क्या है दीदी, मैसेज क्या है मैडम, मैसेज क्या है आंटी, ऐसे बोल करके सीधे वो ओटीपी ले लिए और पैसा निकाल लिए। तो अब वो बेचारी जब तक जान पाती है कि ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि जनगणना 2027 के प्रथम चरण की शुरुआत कब से हुई है, तो 1 अप्रैल 2026 से हुई है जनगणना 2027 के प्रथम चरण की शुरुआत। अब तो दूसरा चरण स्टार्ट होने वाला है। ड्यूटीज़ वगैरह यूपी में, देखो मेरे पास एक दो बार फ़ोन आया था कि जनगणना में ड्यूटी लग गई है। तो जनगणना में ड्यूटी भी अब जो है लोगों की लगने लगी है। तो सेकंड चरण स्टार्ट हो गया है। पहले चरण वाली अप्रैल जो है मार्च में ही ड्यूटी, मार्च अप्रैल में लग गई थी। आगे कह रहा है मार्च 26 में जंप स्टार्ट अप्रोच का उपयोग किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्तप्राय जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं के बच्चे का सफलतापूर्वक जन्म कराया गया। तो कहाँ कराया गया, गुजरात में कराया गया। इसमें फिर देखिए, जंप स्टार्ट अप्रोच का उपयोग करके किस राज्य में गंभीर रूप से जो लुप्तप्राय हैं, लुप्तप्राय में भी जो कई कैटेगरीज हैं, तो जैसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं यानी फिर वो आगे अगर होगा तो फिर जो है एकदम लुप्त हो जाएंगी, यानी उनकी कुछ जो प्रजातियां बची हैं अगर उनका संरक्षण और संवर्धन नहीं किया गया तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सभी जानते हैं, इसके बच्चे का सफलतापूर्वक जन्म कराया गया। अप्रोच कौन सी थी, जंप स्टार्ट अप्रोच। ओके, आगे हम बढ़ेंगे। ये कहाँ कराया गया, गुजरात में, याद रखिएगा। आगे कराया 10 अप्रैल 2026 को भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन, इसको बोला वंतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई, जामनगर गुजरात। जैसा कि आप जानते हैं जो वंतारा, इनका जो अनंत अंबानी है, इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ये गुजरात में। हालांकि वंतारा को लेकर के कई लोगों ने वहाँ पर आरोप भी लगाए, कुछ उसको लेकर के ये आरोप लगते हैं कि वहाँ पर भाई पेट्रोलियम की संभावना है, इस वजह से उन्होंने पहले ही कब्जा कर लिया है और वंतारा को एक जो है वाइल्ड लाइफ उसमें क्लब में, उसमें अभ्यारण्य में बदल दिया है। तो वैसे वहाँ पर इनका ये है कि वंतारा में विशेष रूप से अनंत अंबानी जी का प्रोजेक्ट है, जिसमें जो ऐसे जो जीव हैं, पक्षी हैं, उनकी प्रजातियों को, उनको ला करके वहाँ पर रखा जाता है जो संकट में हों, जो या फिर जिनको जो है किसी की चोटिल हो गए हों, या ऐसे जीवों को वहाँ पर संरक्षित किया जाता है। आगे हम देखेंगे भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी को कहाँ पर लॉन्च किया गया, अमरावती, आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। भैया अमरावती, चूँकि भाई आपको मालूम होगा जब
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन होता है। विभाजन के बाद हैदराबाद जो है वो तेलंगाना को मिलता है। हैदराबाद ही उसका एक मेन शहर था। आखिर में जब आंध्र प्रदेश को और जो है पार्ट मिलता है तो वो अमरावती को राजधानी के रूप में विकसित करते हैं। अब जो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि हम अमरावती को हैदराबाद से भी ज़्यादा बेहतरीन बना देंगे, वर्ल्ड क्लास आईटी हब के रूप में बना देंगे। तो वहीं पर ये क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी वहाँ पर लॉन्च की गई है। आगे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सानंद में किस सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया? केन्स सेमीकॉन प्लांट। कौन सा? केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया। बात समझ में आ गई? आगे कह रहा है कि मार्च 2026 में जारी एनर्जी स्टैटिस्टिक इंडिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो राजस्थान ने इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बात समझ में आई? आगे हम बढ़ेंगे। 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर कहाँ पर जैन धर्म से संबंधित सम्राट संपत्ति संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो कोबा गांधीनगर इम्पोर्टेंट है, इसको भैया ध्यान रखिएगा क्योंकि जैन धर्म से रिलेटेड प्रश्न पूछता है। तो चूँकि जैन धर्म आप देखते हैं बहुत शांत है, ज़्यादा उलझना नहीं इनमें, भी अपने विकास पर, अपने व्यापार पर विशेष रूप से इनका फोकस रहता है। आगे कह रहा है कि मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठित 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट शून्य अपशिष्ट की ओर 20 शहर सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? बर्कला। बर्कला कहाँ है? केरला में स्थित है। और ये जो है क्या है? शून्य अपशिष्ट शहर। शून्य अपशिष्ट का होता है कि जहाँ पर जो वेस्टेज हैं वो ज़ीरो हो। तो यानी वहाँ पर वेस्टेज जो है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे और भी वेस्टेज हो, ये वेस्टेज वहाँ पर नहीं हो, तो ऐसे शहर को शून्य शहर कहा जाता है। तो ये किसे घोषित किया गया है? ये घोषित किया है वर्कला, केरल को। आगे कह रहा है भावनगर केंद्र किस राज्य में स्थित है? भवसागर केंद्र किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया गया है? ये कहाँ है? कोच्चि में। कोच्चि केरलम में है। केरलम में, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि कोच्चि जो केरल का नाम अब केरलम हो गया है, वहाँ की विधानसभा ने एक एक्ट पारित करके कर दिया है। अब यहाँ ये जो भवसागर सेंटर है ये किसके लिए है? ये गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार के रूप में इसको नामित किया गया है, उस सेंटर को। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आगे कह रहा है राजा रवि वर्मा, जैसा कि आप जानते हैं केरल के थे, बहुत अच्छे चित्रकार थे। ये प्रतिष्ठित हुआ पेंटिंग जिसने 1 अप्रैल 2026 को सैफन आर्ट्स स्प्रिंग लाइव ऑक्शन में 167 करोड़ रुपए में बिककर भारतीय कला की किसी कृति द्वारा प्राप्त उच्चतम मूल्य का रिकॉर्ड बनाया है। यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग, यशोदा कृष्ण की पेंटिंग है, बहुत शानदार पेंटिंग है और राजा रवि वर्मा ने इसको बनाया था। और इसकी कीमत कितनी लगी है? 167 करोड़। तो यहाँ से प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा? एक तो उसकी कीमत पूछ लेगा, तो कीमत आपको याद रखनी है। दूसरा पूछ लेगा पेंटिंग का नाम क्या है, तो यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग है। तीसरा यहाँ से पूछेगा कि राजा ये किसने बनाई थी, तो राजा रवि वर्मा ने बताई थी। तो इस तरीके से इनके सभी डायमेंशन पर आप ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना, इसको कोल्ड डेजर्ट रिवर बैंक रिस्टोरेशन
कहते हैं मार्च 2026 में कहाँ पर लॉन्च की गई? लद्दाख के लेह में सिंधु नदी के किनारे लॉन्च की गई। ये क्या है कि शीत रेगिस्तान, जैसे डेजर्ट्स होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक कोल्ड डेजर्ट होता है और दूसरा जो है ये अपने गर्म डेजर्ट रहते हैं। तो जो गर्म डेजर्ट रहते हैं, तो जो ये डेजर्ट रहते हैं, जैसे ये बालू वाले रहते हैं, विशेष रूप से जैसे आपका थार का मरुस्थल हुआ, सहारा का मरुस्थल हुआ, तो ये जो है क्या है आपके गर्म मरुस्थल हैं। लेकिन जैसे सिंधु का मरुस्थल है, वहाँ भी मरुस्थल है। मरुस्थल का अर्थ हुआ ऐसी जगह जहाँ पर भूमि उपजाऊ ना हो और वो अ, सालों साल से वो जो है अनुपजाऊ भूमि के रूप में उसकी पहचान हो, वहाँ कोई भी प्राकृतिक वनस्पति आदि का एक तरीके से न उगे। तो वो ऐसे ही शीत जो डेजर्ट है वो लेह लद्दाख के लेह में जो है वो एरिया लद्दाख में, तो आप जाएंगे वहाँ देखेंगे एकदम चट्टानी जो है, सब चट्टाने चट्टाने पड़ी हैं, वहाँ पर जो है कुछ भी नहीं होता है। तो उसको जो है शीत डेजर्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसके तहत जो है भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली, यानी वहाँ पर जो नदी वहाँ पर रही होगी कोई, उसको बहाल करने के लिए परियोजना लॉन्च की गई। उसको कहाँ पर लॉन्च की गई? लेह लद्दाख के लेह में सिंधु नदी के किनारे। आगे कह रहा है कि 17 मार्च से 23 के बीच विदेश मंत्रालय की मेज़बानी में बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भैया भोपाल पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया और पंचमढ़ी में किया गया। ये क्या था? बिम्स्टेक। देखिए बिम्स्टेक को मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, बिम्स्टेक की जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, हर एक मीटिंग की आप लिस्ट बना लेंगे, जिसमें उनमें से एक प्रश्न आने की 100% संभावना है। बिम्स्टेक यूथ्स का कहाँ पर हुआ, बिम्स्टेक कल्चर का कहाँ हुआ, बिम्स एग्रीकल्चर का कहाँ हुआ, हेल्थ का कहाँ हुआ, डिफेंस का कहाँ हुआ। तो कुल मिलाकर के आप इनकी एक लिस्ट बना लेंगे, क्योंकि बिम्स्टेक का सम्मेलन इस बार जो है वार्षिक सम्मेलन यहाँ इंडिया में होना है, और जिन देशों में वार्षिक सम्मेलन होते हैं तो वहीं पर उनके स्मॉल और सेक्शनल एक तरीके से कॉन्फ्रेंसेस हैं, वो भी होते रहते हैं, जो कई उसमें डायमेंशंस हैं उन विषयों को लेकर के। कुछ गुवाहाटी में हुए, कुछ बेंगलुरु में हुए। तो ये जो सम्मेलन हुआ बिम्स्टेक युवा विरासत सम्मेलन, ये भोपाल पंचमढ़ी में मध्य प्रदेश में हुआ। आगे कहेंगे देखेंगे कि भारतीय सेना 2026 को किस वर्ष के रूप में मना रही है? बहुत इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखेंगे। इसका वर्ष है किस वर्ष के रूप में? वर्ष है नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष। नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रलाइज का जो है ईयर मना रही है। कौन मना रही है? इंडियन आर्मी मना रही है। तो इसमें दो तरीके के प्रश्न होंगे। एक होगा कि भाई 2026 को किस संस्थान ने या किस जो है विभाग ने या किस निम्नलिखित में से किसने नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रिता वर्ष का के रूप में मना रही है 2026 को? तो वहाँ पर हो सकता है भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, या फिर जो है और संगठनों के नाम दे दे, DRDO, इसरो, समथिंग कुछ भी नाम दे सकता है। लेकिन एक प्रश्न ये, दूसरा प्रश्न इससे ये पूछ सकता है कि भाई भारतीय सेना 2026 को किस वर्ष के रूप में मना रही? तो वहीं पर आपके ऑप्शन होंगे नेटवर्किंग, डेटा केंद्रिता, स्वदेशी रक्षा उत्पादों की बढ़ोतरी, या फिर जो है महिलाओं की सेना में भागीदारी, ऐसे, या सेना और प्रकृति संरक्षण, ऐसे कुछ भी जो है उसमें आपको ऑप्शन दे देगा। तो आप याद रखिएगा नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष है। आगे कह रहा है कि मार्च 2026 में स्विस कंपनी जिसका नाम है आईक्यूवेयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 आई। तो इस 25 में दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में भारत की रैंक कौन सी है? 6वीं रैंक। भारत 6th रैंक पर है। याद रखिएगा किसने जो है लॉन्च की, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि होता है क्या, जैसे ही इंस्टीट्यूट बदलते हैं उनकी रैंकिंग बदल जाती है। तो याद रखिएगा कि IQ एयर, कौन, इसने IQ एयर ने लॉन्च की थी। ठीक है, किसने लॉन्च की? IQ एयर ने लॉन्च की। अब आगे हम बढ़ेंगे। आगे कह रहा है मार्च 2026 में जारी IQ एयर रिपोर्ट 2025, जो अभी हमने चर्चा की, के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है भैया? लोनी।
गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश का लोनी आप जानते हैं कि जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर एरिया है, जहाँ से उत्तर प्रदेश की शुरुआत होती है, लोनी है। तो लोनी आप कभी जाएंगे लगेगा कि हाँ भाई हम कहाँ आ गए। लोनी ऐसी जगह है, एक तो ट्रांजिशन फेज है वहाँ पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली का बाउंड्री एरिया है, और दूसरी बात इतना जो है वहाँ पर गंदगी है, इस तरीके से है एकदम जो है पिछला लग रहा है कि यार वाकई में भैया इससे बढ़िया तो जो है और भी इधर के पार्ट हैं गाज़ियाबाद के, लेकिन लोनी तो बहुत ही बेकार जगह है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 19 से 22 मार्च 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित मध्य भारत विद्युत शिखर सम्मेलन, इसकी डेट नहीं पूछेगा कब से रहा, बस इसका मुख्य विषय कहा था क्या था, ये प्रश्न पूछे जाने की आपकी संभावना हमेशा रहेगी। आज तो इसका विषय क्या था, विकास को तीव्र करना, निरंतरता को सशक्त बनाना और वैश्विक स्तर पर जुड़ना। अब याद कैसे रखेंगे, इसके 3 डायमेंशन है, तीनों डायमेंशन को आप विशेष रूप से याद रखिएगा। पहला डायमेंशन क्या है, कह रहा है विकास को तीव्र करना, निरंतरता को सशक्त बनाना और वैश्विक स्तर पर जुड़ना। ये इसके 3 डायमेंशन हो गए, तीनों डायमेंशन आप याद रखेंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। आगे कह रहा है मार्च 2026 में तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया, इम्फाल में। कहाँ आयोजित किया गया, इम्फाल में। इम्फाल किसकी राजधानी, मणिपुर की। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। कह रहा है कि मार्च 26 में राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो जिला स्तर पर प्रत्येक जनपद में एक जिला खनिज विभाग होता है, तो जो वो उसका उद्देश्य होता है कि जो राज्य जिले में जनपद में जितने भी खनिज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो उनको जो है ये मॉनिटर करता है, उनको रेगुलेट करता है। तो इसी क्रम में जो नेशनल लेवल पर एक जिला खनिज फाउंडेशन बना है, इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। आगे हम देखेंगे जो सभी जिलों के खनिज फाउंडेशंस को रेगुलेट करता है, राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन। आगे है मई 2026 में किस राज्य की 3 पंचायतों ने जमीनी स्तर पर सतत विकास को की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार 2025 जीता। बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा कौन सी ये पंचायतें हैं, वो 3 पंचायतें हैं, किस राज्य की पंचायतें, त्रिपुरा की पंचायतें। वो अंदर डिटेल में आपको और बताया जाएगा कौन कौन सी पंचायतें, उनको भी ध्यान रखना है। आगे कह रहा है भारत की पहली बड़ी रेनबो ट्राउट मछली परियोजना की शुरुआत हाल ही में कहाँ की गई, तो कहाँ की गई, तेलंगाना में की गई। कहाँ की गई, तेलंगाना में। आगे हम देखेंगे कि मार्च 2026 को अग्निकुल कॉस्मोस ने किस नाम से दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन का चेन्नई में सफल परीक्षण किया, तो इसका नाम क्या दिया इन्होंने, अग्निते नाम दिया इसका, अग्निते नाम दिया। तो ये इसमें प्रश्न कैसे पूछे हैं या कौन सा डायमेंशन इंपॉर्टेंट हमारे लिए, तो ये किसका है, ये जो स्पेस स्टार्टअप है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मॉस ने। तो इसने क्या किया है, अग्निकुल कॉस्मॉस जो ये प्राइवेट है, जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत ने अब अपनी जो अंतरिक्ष नीति है उसके अंतर्गत, अंतरिक्ष नीति जो भी लॉन्च की थी, उस नीति के अंतर्गत जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको भी प्रमोट किया जा रहा है। वो भी अब इसरो के साथ मिल करके काम कर सकेंगे। किन किन क्षेत्रों में काम करेंगे ये निर्धारित किया गया है स्पेस पॉलिसी के अंतर्गत। तो इसी के अंतर्गत जो है जब से ये पॉलिसी लॉन्च की गई तब से इंडिया में स्काई रूट है, अग्निकुल है और कई जो है ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। और इसी के अंदर में 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन के रूप में अग्निते को जो है का परीक्षण किया है अग्निकुल कॉस्मॉस ने। आगे हम बढ़ेंगे। आगे कह रहा है मार्च 27 मार्च 2026 को किस प्रबंधन संस्थान ने अपने परिसर में कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की, तो IIM इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना है
किसने, IIM अहमदाबाद ने जो है में इस परिसर की इंटेलिजेंस यूनिट की जो है इसकी स्थापना की गई। उसका नाम क्या दिया गया, कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे कह रहा है कि 19 मार्च 2026 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने फेयर से फुर्सत वन रूट वन फेयर योजना कहाँ शुरू की, तो रीवा मध्य प्रदेश में। रीवा जैसा कि आप जानते हैं प्रयागराज के समीप स्थित है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसमें क्या इस योजना में क्या किया इन्होंने, फेयर से फुर्सत वन रूट वन फेयर, ये इन्होंने एक योजना के रूप में इसको लॉन्च किया है। ठीक है, आगे है भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है के अवसर पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एक कौन सा ऐप लॉन्च किया, जिसको नाम दिया शाइन। शाइन ऐप बहुत जो है इम्पोर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिएगा, इससे पूछेगा। अब कह रहा है शाइन ऐप में सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट, ये शाइन का फुल फॉर्म है, आप ध्यान रखिएगा। आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 120 मेगावाट की लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का वर्चुअली उद्घाटन किया, तो कहाँ किया, असम के वेस्ट कार्बो अलोंग जो और दीमा हसाओ जिलों में कोपली नदी पर किया। कोपली नदी जैसा कि आप जानते हैं कि ये असम में बहती है, और यहाँ पर जो है जो कार्बोलोंग पहाड़ियाँ हैं, वहीं पर कार्बोलोंग का पठार भी है। ठीक है, तो वहीं पर कोपली नदी के समीप पर इस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया। इससे प्रश्न कैसे बनेंगे, एक तो ये कितने वाट की है, तो वाट याद रखेंगे 120 वाट, 120 वाट 120 वाट आप याद रखिएगा। दूसरा, ये कहाँ पर है, असम के वेस्ट कार्बी अलोंग में है, और साथ ही साथ दीमा हसाओ जिलों में है। कहाँ पर है, कोपली नदी पर है। तो ये आप यहाँ से, और हाँ ये भी है कि उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। कह रहा है मार्च 2026 को भारत सरकार ने भारतीय दंत परिषद किस जगह किस आयोग का गठन किया, तो राष्ट्रीय दंत आयोग, पहले नाम इसका था भारतीय जो है दंत परिषद। ठीक है, क्या नाम था, DCI, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इसका जो है ये डेंटल जो है नेशनल डेंटल कमीशन इसका नाम दे दिया। बात समझ में आ गई, आगे हम बढ़ेंगे। आगे कह रहा सिपाही जाला पंचायत है ये, जिसे भारत की सर्वश्रेष्ठ पंचायत जिला पंचायत का नाम नानाजी देशमुख सर्वोत्तम जिला पंचायत विकास पुरस्कार किस राज्य को दिया गया, त्रिपुरा को। अभी हमने जो पढ़ा था कि जो त्रिपुरा की 3 पंचायतें थी इसके अंतर्गत सम्मानित की गई, तो उसमें सिपाही जाला पंचायत विशेष रूप से जिसको देश की सर्वोत्तम पुरस्कार जो है दिया जाता है पंचायत विकास के लिए, इसका नाम है नानाजी देशमुख पंचायत विकास पुरस्कार। तो ये किसको दिया गया, ये जिला जाला जो पंचायत है उसको दिया गया है। कौन सी, ये सिपाही जाला पंचायत। और ये पुरस्कार का नाम भी याद रखिएगा, नानाजी देशमुख पुरस्कार कहाँ है, त्रिपुरा की है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि अप्रैल 26 में भारत सरकार ने भारत में 2028 में प्रस्तावित किस समिट की मेज़बानी के नाम वापस ले लिया। अब भैया किससे ले लिया, COP33 क्लाइमेट समिट, जो COP जानते हैं आप सब, जो समिट होती है, तो 2028 में होने वाली थी इंडिया में, लेकिन अब किन्हीं कारणों से, जो भी कारण रहे हों या तैयारियां नहीं हुई या जो भी रीज़न रहे हों, ये तो चूँकि स्ट्रेटेजिकली ओपन नहीं किया गया, लेकिन भारत ने इससे अपना नाम वापस ले लिया है। क्लियर हो गया, आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि मार्च 2026 को भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस स्थान पर समुद्री सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से इंडियन ओशन शिप सागर, जिसको बोलते हैं IOS सागर पहल के तहत दूसरे संस्करण का आयोजन किया। तो कोच्चि में क्या, सागर एक परियोजना है जो कि जो है इंडियन ओशन से रिलेटेड जो भी है क्षेत्र है, उसमें
विशेष रूप से काम करती है। इसके जो है पहला संस्करण लॉन्च किया गया था, ठीक है। सागर का जो स्ट्रेटेजिकली जो है इंडियन ओशन है, उसके जो आसपास के जो देश हैं उनको एक तरीके से कल्चरली जोड़ना, उनका जो है इन्वायरमेंटली जो है एक दूसरे से कनेक्ट करना, तो इस तरीके से जो है ये सागर परियोजना थी। पहला संस्करण इसका हो गया, अब इसको सागर जो है 2 के नाम से या दूसरे संस्करण के रूप का जो है इसका आयोजन किया गया। पहला एक संस्करण हो गया था। आगे अब देखते हैं कि 22 मार्च 2026 को नई दिल्ली में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का समापन हुआ। इसका अगला शिखर सम्मेलन 2028 में कहाँ होगा? गांधीनगर गुजरात में होगा। ये याद रखिएगा कि मार्च 26 में कहाँ हुआ? ये दिल्ली में हुआ। किसका हुआ? किसका कौन सा सम्मेलन था? भारत विद्युत शिखर सम्मेलन था। और इसका अगला शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? अगला गांधीनगर में होगा, गुजरात में होगा। यानी प्रधानमंत्री जी का भैया ये भी क्षेत्र है और ये भी प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, तो विद्युत सम्मेलन कहाँ हो रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में हो रहे हैं। अब आगे देखेंगे, आगे कह रहा है क्या कह रहा है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मार्च 2026 में कहाँ पर भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट का आयोजन किया गया? आईआईटी बॉम्बे रिसर्च पार्क में इसका आयोजन किया गया। आप याद रखिएगा, एक चीज़ जो आपको कंफ्यूज यहाँ पर करेगी, कंफ्यूज क्या करेगी, ये भैया आपको याद रखना है विशेष रूप से कि ये आईआईटी बॉम्बे है। आईआईटी बॉम्बे है तो ये नहीं कि ये जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर में है, ये किसके अंतर्गत में है? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। तो भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट, इसका नाम टाइटल या इसका नाम क्या था कि भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट है। कहाँ हुआ? ये आईआईटी बॉम्बे रिसर्च पार्क में हुआ। आगे हम देखेंगे भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसको पीएफबीआर बोलते हैं, कहाँ स्थित है? जिसने अप्रैल 2026 में ऐतिहासिक क्रिटिकलिटी प्राप्त करने वाला रूस के बाद दुनिया का दूसरा परमाणु रिएक्टर बना। कलपक्कम तमिलनाडु में बना। कहाँ है? कलपक्कम तमिलनाडु में बना। इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि जो रिएक्टर्स होते हैं, आप उनके जो स्टेज हैं आप देखे होंगे कि जो सेकंड स्टेज वाला रिएक्टर्स हैं वो एफबीआर हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसी में जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के रूप में स्टार्ट किया गया। जैसा कि जानते हैं, कलपक्कम जो हमारी साइट है, न्यूक्लियर साइट, वो जो है रसिया के सहयोग से शुरू की गई। आपको याद होगा जैसे एनजीओ वगैरह को लोग बहुत वो करते हैं, लेकिन ग्रीन पीस ने कलपक्कम में, चूँकि रसिया का प्रोजेक्ट था, ग्रीन पीस वेस्टर्न ओरिएंटेड एनजीओ है, इसने काफ़ी जो है लोकल लेवल पर लोगों को बढ़ा करके जो है वहाँ पर आंदोलन करवाया था। ये जैसा कि न्यूज़पेपर में भी रहा है, इसको लेकर के कई आरोप भी लगे थे ग्रीन पीस पर। तो कलपक्कम वही जगह है जहाँ पर जो है जब ये खुला था रसिया के सहयोग, तो अमेरिका नहीं चाहता था कि ये जो है कलपक्कम चले, तो इस वजह से वहाँ पर कुछ उस समय जब स्टार्ट हुआ था इधर कलपक्कम वाली साइट जो है यूनिट रसिया के सहयोग वाली, तब फिर वहाँ पर जो है नहीं सॉरी कलकप्पो ने कड़ाईकुलम था शायद, उसका उसको एक बार देख लीजिएगा। मैं थोड़ा इसको कंफ्यूज हूँ, ठीक है। तो बहरहाल ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है ये कहाँ पर है? ऐतिहासिक क्रिटिकलिटी प्राप्त करने वाला है। ये रूस के बाद दुनिया का दूसरा परमाणु रिएक्टर होगा, तो कलपक्कम का रिएक्टर है। आगे हम देखेंगे, गाय अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गौ टेक का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे में किया गया। कहाँ किया गया? पुणे में किया गया। गाय अर्थव्यवस्था पर आधारित है। आपको भी याद होगा उत्तर प्रदेश में एक गोमूत्र डेयरी मॉडल विकसित किया गया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। इसमें क्या हुआ कि एक जो कई बुलंदशहर में पायलट प्रोजेक्ट में कई ऐसे डेयरी मॉडल बनाए गए, जिसमें क्या होगा कि कोई भी वहाँ पर किसान होगा वो क्या करेगा, गोमूत्र लाएगा, 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचा जाएगा, और उस गोमूत्र को रिफाइन कर उसको कई जगह पर पेस्टिसाइड्स के रूप में, मेडिसिन के रूप में कई उसको रिफाइन कर उसको कई रूप में यूज़ किया जाएगा। तो ऐसा प्रोजेक्ट यूपी में चल रहा है। तो यही है एक तरीके से
काऊ इकोनॉमी, ये गाय अर्थव्यवस्था। तो इसका जो शिखर सम्मेलन, एक वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था पुणे में। आगे हम बढ़ेंगे इसी क्रम में। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा मार्च 2026 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछता है इससे, इसलिए इसको बढ़िया से याद कर लेना। ये कौन सी है? 13वीं रैंक है इंडिया की, ठीक है। और पहली रैंक किस देश की है वो आप बताइए, अगर आप लोग जानते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स 2026 जो जारी की गई, इसमें भारत के किस धार्मिक स्थल को दुनिया का तीसरा सबसे अमीर धार्मिक स्थल घोषित किया गया? तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश को। आप जैसा कि जानते हैं तिरुपति बालाजी में भाई जितने भी मंदिर हैं ना, वैसे चाहे अयोध्या का मंदिर हो, वहाँ पर आपने देखा होगा अभी दान को लेकर के कुछ विवाद हुए थे, और दान चोरी को लेकर के, साथ ही साथ और बड़े बड़े जो ट्रस्ट हैं, मंदिर है, साईं बाबा का जो मंदिर है आपका महाराष्ट्र में, शिरडी वाले साईं बाबा, वो मंदिर, वो भी बहुत जो है वहाँ भी बहुत चढ़ावा आता है और दान दक्षिणा होती है। तो इस लेवल पर जो है सबसे अमीर ट्रस्ट के रूप में या मंदिर के रूप में कौन सा स्थल है? तिरुपति बालाजी मंदिर। थर्ड है इंडिया में ये। उससे और भी जो है ज़्यादा बड़े कुछ ट्रस्ट है और मंदिर हैं रिलीजियस, ठीक है। तो ये कौन सा है ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स में जो जारी किसने की? IMF और विश्व बैंक ने। तो ये जो है इंडिया का कौन सा है? थर्ड जो है सबसे अमीर मंदिर के रूप में तिरुपति बालाजी मंदिर है, ये आंध्र प्रदेश का है। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। आगे हम देखेंगे मार्च 2026 में भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG जिसको है ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन ATM के रूप में कहाँ लॉन्च की गई? गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च की गई। भारत की पहली जो है LPG ATM है। कुल मिला के ये समझिए, सीधे शब्दों में आपको ये समझना है भैया कि भारत का पहला जो है ऐसा ATM होगा जहाँ यहाँ ATM में पैसा कार्ड डालते हो पैसा निकलता है, वहाँ पैसा डालोगे LPG मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये कहाँ है? गुरुग्राम है, गुरुग्राम में, इसको आप याद रखेंगे। आगे कह रहा है कि हाल ही में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर है, इसको याद रखेंगे। आगे कह रहा है हाल ही में भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। वर्तमान में जो है भारत के पास कुल कितना मेट्रो नेटवर्क है? तो भारत के पास कितना है? 1143 किलोमीटर, 1143 यानी 1143 किलोमीटर जो है ये इतना रेलवे नेटवर्क है। ये डाटा आप याद रखिएगा, क्योंकि इंडिया जब भाई थर्ड पोजीशन पर आया है इसमें पूरे वर्ल्ड मेट्रो रेल नेटवर्क में, तो सीधी सी बात है ये रिलेवेंट डाटा हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। अब अगर ऐसा पूछ लेगा तब ये आप जो है वहाँ पर लॉजिक मत बताइएगा एग्जाम देने के बाद, अरे इसका कोई पूछने का लॉजिक नहीं था, ऐसा ही लॉजिकल पूछ दिया। वही लॉजिकल नहीं पूछता है, होता क्या है आप चूँकि अपना दिमाग नहीं दौड़ाते हो इधर उधर, जो क्वेश्चन पूछता है वो रिलेवेंट पूछता है। अगर ये डाटा पूछ देता है तो ये रिलेवेंट डाटा होगा, न कि लॉजिकल डाटा होगा कि भाई 1143 किलोमीटर का जो रेलवे नेटवर्क है, अगर इससे रिलेटेड कितना है इंडिया में मेट्रो रेल नेटवर्क, तो ये अगर पूछा है तो गलत नहीं है, ये सही डाटा है, लेकिन आपने चूँकि उस पर सोचा नहीं है ऐसे। अब आगे हम बढ़ेंगे। आगे कह रहा है जलवायु कार्यवाही और ग्रीन फाइनेंस की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रकृति 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन 19 से 22 मार्च के बीच कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो बस इसमें आपको जो है केवल ये फैक्ट याद रखना है। अब आगे कह रहा है ब्लू इकोनॉमी 2.0 नीति के तहत भारत ने 2026 तक अपने कितने तटीय जिलों को क्लाइमेट रेजिलिएंट जिसको जलवायु लचीलापन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स को रखा है। यानी ब्लू इकोनॉमी जो आप जानते हैं, ब्लू इकोनॉमी का अर्थ होता है कि भाई समुद्र की अर्थव्यवस्था, यानी हम हमारी जो समुद्र है उसको आर्थिक
रूप से उत्पादक बना करके उनके जो समुद्री संसाधन हैं उनको हम उत्पादक बनाते हैं, इसी को ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने भी जो है इसकी बात की, वर्ल्ड बैंक ने भी ब्लू इकोनॉमी की बात की है। तो जो जितने भी देश जो हैं जिनकी समुद्री सीमाएं हैं, समुद्र से जुड़े हुए हैं, वो जो है समुद्र का आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण दोहन करने की तरफ अग्रसर हैं। भारत भी ब्लू, चूँकि हमारे पास इंडियन ओशन है, इधर जो है अरबिक सी है और इधर जो है बंगाल की खाड़ी है, तो हमारे जो है पास बड़ा एक समुद्री क्षेत्र है, तो हम यहाँ पर ब्लू इकोनॉमी पर अच्छा प्रगति कर सकते हैं। तो इसी के तहत जो है भारत ने 2026 तक जितने अपने तटीय जिले हैं, इनको न कि वहाँ हमारा उद्देश्य उनका उत्पादन ही नहीं करना, उनका जलवायु लचीलापन भी बनाना है, वहाँ के क्लाइमेट को, वहाँ के साइट्स को। तो इसी के तहत 75 जिलों को, 75 डिस्ट्रिक्ट्स को रखा गया है कि 2026 तक हम इनको क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाएंगे। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि DRDO ने मार्च 2026 में स्वदेशी लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट का पहला सफल विकास परीक्षण पूरा किया। इस प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया? प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा मतलब समझ लीजिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर फोकस किया और इतना, चूँकि ये जो है इंडिजिनस प्रोजेक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस जो है एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट है, तो इस वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जाएगा। जैसे हमारे पास अभी तक जो है आकाश था, आकाश के साथ ही अब ये जो कुशा है, ये क्या करेगा? लंबी दूरी की जो मिसाइलें होंगी उनको जो है वो हिट करेगा, अगर वो अटैक करती हैं तो ये एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया का है। तो इसमें प्रोजेक्ट कुशा को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 मार्च 2026 को नई दिल्ली में जनगणना 2027 का शुभांकर जारी किया। इसका नाम क्या है? प्रगति और विकास। प्रगति महिला है और विकास पुरुष हैं। दो इसके जो है मस्कट जारी किए गए, इसमें प्रगति और विकास दोनों का अर्थ एक ही हुआ। वही बात है कि भैया प्रगति मतलब भी आगे बढ़ना हुआ और विकास मतलब भी आगे बढ़ना हुआ, लेकिन विकास जो है वो आपके एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ को भी दिखाता है। प्रगति जो है आपके एक तरीके से ओवरऑल जो है उसको दिखाता है कि भाई कितना जो है हमने हर क्षेत्र में प्रगति की। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। 15 मार्च 2026 को भारत में क्रियाशील किसी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला प्रमुख बनाई गई। कौन बनाएंगे? RM नचमाई। RM नचमाई को बनाया गया। तो इम्पोर्टेंट है ये, किस लिए इम्पोर्टेंट है? किसी भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला प्रमुख बनी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इनको विशेष रूप से आप ध्यान रखना। आगे हम बढ़ेंगे। मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने कहाँ पर ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, जिसको ओटेक बोलते हैं, पायलट प्लांट शुरू किया। तो कवरत्ती लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप जो है लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, वहीं पर ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। OTC क्या होता है कि ये जो समुद्र की लेयर्स हैं उसको हीट के माध्यम से, जैसे ऊपर की लेयर होगी वो ज़्यादा गर्म होगी, फिर नीचे की गर्म होगी, इस तरीके से जो समुद्र की लेयर्स हैं उनके माध्यम से एनर्जी बनाने का इसका एक कॉन्सेप्ट रहता है। तो इसी में OTC के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये शुरू किया गया। पहले भी जो है शुरू किया गया था, लेकिन जो है एक तरीके से ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में ये शुरू किया गया, तो लक्षद्वीप के कवरत्ती में। आगे हम बढ़ेंगे। आगे कह रहा है 10 मार्च 2026 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जल जीवन मिशन JJM 2.0 को मंजूरी प्रदान कर दी गई। हर घर नल जल योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भैया आप विशेष रूप से याद रखिएगा। देखिए गवर्नमेंट ने अभी कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनको क्या है एक्सटेंड किया है। अब कौन कौन सी योजनाएं किस साल तक लेके जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो योजना है 25 और 26 का टारगेट था। 25 से एक तो जो है हमारा एक क्वार्टर कंप्लीट होता है और 26-27 का इसलिए क्योंकि जो है आप
गवर्नमेंट का जो है टारगेट है कि भाई आगे के जो 25 के बाद का जो है जो चीज़ें कम हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इसी वजह से बहुत सी योजनाएं थी जिनका टारगेट जो है जब ये 14 से लाए, भाई 14 से 25 तक का रखा टारगेट इन्होंने, 10 वर्षों के बीच हमको कंप्लीट करनी है। और कुछ के जो है टर्म्स कंप्लीट हुए, कुछ 5 साल, कुछ के 10 साल। तो इस वजह से कई योजनाएं ऐसी हैं जिनके एक तरीके से टाइम ड्यूरेशन को या इनके टर्म को आगे बढ़ाया गया है। तो वो कब किस योजना का टर्म किस ईयर तक बढ़ाया गया, कोई 28 तक की गई, कोई 30 तक की गई, कुछ एक योजनाएं 30-31 तक की गई हैं। तो इनको आप जो है विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, देख लेंगे। आगे कह रहा है कि मार्च 2026 में लीड्स प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्रोजेक्ट कौन सा है? हरियाणा स्थित रिलायंस मेडसिटी की मेट्रोपोलिस परियोजना जो है, इसको लीड जैसा कि जानते हैं कि लीड के माध्यम से जो है कई उसमें दिए जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी जो है एक रैंक निकालता है, इसके बाद में लीड्स जो है इधर सर्टिफिकेशन भी देता है। तो इसी के अंतर्गत में हरियाणा की जो रिलायंस मेड सिटी है, उसी की मेट्रोपोलिस परियोजना को ये एक सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। आगे है, मार्च 2026 के पहले सप्ताह में नई दिल्ली में आयोजित भू राजनीतिक और भू अर्थव्यवस्था का भारत का प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग 2026 के 11वें संस्करण का मुख्य विषय क्या था? ये पूछ चुका है, 2-3 बार पूछ चुका है, तो इस वजह से इसको तो आपको विशेष रूप से याद रखना है। उसका डायलॉग का जो थीम क्या था? संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति, ये इसका थीम था। आप विशेष रूप से इसको याद रखिएगा। जैसा कि जानते हैं जो रायसीना डायलॉग है, ये जो सिंगापुर में जैसे संगारी ला डायलॉग है, वैसे ही यहाँ पर शुरू किया गया और यह इसका 11वां संस्करण है। इसमें क्या होता है कि पूरे विश्व स्तर पर जो पॉलिटिक्स से जुड़े लोग होते हैं, जो जियो इकोनॉमी से जुड़े लोग होते हैं, वो लोग आते हैं और उनको एक तरीके से ये थिंक टैंक के रूप में, थिंक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है, जिसका उद्देश्य होता है कि बेहतरीन विश्व के लिए हम मॉडल सुझाएं, बेहतरीन जो है विश्व के लिए ऐसे जो है हम आइडिया सुझाएं। ये इसका मुख्य विषय होता है, तो मुख्य उद्देश्य होता है। अब इसका विषय क्या था वो आपको याद रखना है। अब हम आगे देखेंगे इसी क्रम में। फरवरी 2026 में जारी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में किस राज्य को शीर्ष स्थान? ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, त्रिपुरा को दिया गया। आगे कह रहा है मार्च 2026 में किस भारतीय महिला को लड़कियों की शिक्षा में उनके परिवर्तनकारी और जमीनी स्तर पर काम के लिए टाइम मैगजीन की प्रतिष्ठित वुमेन ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार के लिए चुना गया? तो सफीना हुसैन, संस्थापक एजुकेट गर्ल, बहुत जो है इनकी चर्चा भी हुई थी जिस समय इनको पुरस्कार मिला था सफीना हुसैन को। और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एजुकेट गर्ल है। एजुकेट गर्ल को जो है केवल यही जो है पुरस्कार नहीं मिला टाइम मैगजीन का, इसके अलावा भी जो है शायद एशियन एक अवार्ड भी इनको मिला है। ठीक है, तो सफीना हुसैन का विशेष रूप से याद रखेंगे। और साथ ही साथ इनका जो इंस्टीट्यूट है या एनजीओ है एजुकेट गर्ल, इसका जो है विशेष रूप से आप नाम भी याद रखेंगे। ये वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि मार्च 2026 में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में सैन्य ताकत की दृष्टि से भारत को कौन सी रैंकिंग दी गई? फोर्थ रैंकिंग दी गई। इसका स्कोर कितना था? स्कोर वैसे पूछता नहीं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। लेकिन हाँ, इसकी रैंक आपको जो है ज़रूर याद रखना है। इसके साथ में एक और यहाँ से प्रश्न पूछता है, वो पूछता है कि भाई इंडिया को जो है सैन्य बजट की दृष्टि से जो है कौन सा स्थान, और कभी कभी उसका बजट भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आप उसको सैन्य एक्सपेंडिचर के रूप में भी, बजट के रूप में उसका पूछ लेता है, तो आप याद रखिएगा इसको। आगे है क्या? मार्च 2026 में पत्तनपोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इन्होंने कहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी जो NWT-2 के किनारे भारत के पहले 4 नदी तटीय लाइट हाउस की आधारशिला की कहाँ रखी? लचित घाट है कहाँ? गुवाहाटी में है। तो
जो नेशनल वाटर वेज हैं उसमें NW1, NW2, तो जो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर NW2 है। NW1 कहाँ पर है? इलाहाबाद से हल्दिया वाला, ये आपका NW1 है। और NW2 जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो हालांकि अब तो जो है उसके कई नाम हो गए, मुझे लग रहा है 118 छोटे मोटे सब मिला करके वाटरवेज बनाने की घोषणा की है सरकार ने, लक्ष्य गवर्नमेंट का। तो कुल मिलाकर रनिंग में देखा जाए तो रनिंग में अभी 10-15 वाटरवेज हैं। तो इसी में जो है लाइट हाउस, 4 नदी के तट पर लाइट हाउस की आधारशिला रखी गई। तो वो कहाँ से शुरू की गई? वो लचित घाट, गुवाहाटी में। अब यहाँ पर आपके लिए डायमेंशन इंपॉर्टेंट कौन से परीक्षा के लिए, कि एक तो लचित घाट कहाँ है? गुवाहाटी में है, याद रखना है आपको। कितनी थी नदी घाटी लाइट हाउस? 4 थी। और ये किस पर थी? नेशनल वाटरवेज 2 पर, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी भी पूछ सकता है नेशनल वाटरवेज न पूछ करके। तो ये यहाँ से आपके प्री की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है आगे, कि फरवरी 2026 में कौन भारत का पहला पूर्ण बीमाकृत 100% बीमा कवरेज वाला राज्य बना? तो कौन सा राज्य बना? अलवर, राजस्थान। कौन सा राज्य बना? अलवर, राजस्थान जो है ये पूर्ण बीमाकृत 100% बीमा वाला राज्य बन गया। ठीक है, आगे जिला बना होगा, राज्य नहीं, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा गड़बड़ी दे रहे हैं कि अलवर जो है वहाँ का राजस्थान का जिला है। ठीक है, पहला पूर्णतः बीमाकृत राज्य नहीं, राज्य तो पूरा राजस्थान हो जाता है, ये थोड़ा राज्य की जगह जगह यहाँ पर जिला होना चाहिए। ठीक है, वैसे आप लोग भी एक बार इसको सर्च कर लीजिए, मैं भी देख लूँगा। आगे कह रहा है कि 20 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती इलाकों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर वाइब्रेंट विलेज 2 प्रोग्राम लॉन्च किया? तो VVP2 लॉन्च किया गया असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव में। गांव का नाम विशेष रूप से याद रखिएगा, नाथनपुर गांव, नाथनपुर। नाथनपुर, कालिया नाग को कृष्ण जी ने जो है नाथा था, उसी तरह से यहाँ पर ये नाथनपुर हो सकता है, इसका भी ऐसे गांव का कोई इतिहास रहा हो। तो बहरहाल नाथनपुर यहाँ गांव को आपको याद रखना है। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का अर्थ है कि जैसे ऐसे जो हमारी खासकर बाउंड्री से लगे हुए ऐसे विलेज जो एकदम बाउंड्री पर हैं, सीमांत हैं, फ्रंटियर विलेज हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, उनका जो है डेवलपमेंट करना, उनको जो है विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य है। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 लॉन्च किया गया था, वो सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। इसके बाद इसी के में और कुछ एडवांस चीज़ें जोड़ते हुए वाइब्रेंट विलेज 2 प्रोग्राम लॉन्च किया गया। आगे अब हम बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 14 फरवरी को असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित किस सेतु का उद्घाटन किया? कुमार भास्कर वर्मा सेतु। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कुमार भास्कर वर्मा सेतु कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, असम के गुवाहाटी में है, गुवाहाटी में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये आपके यहाँ पर प्री पॉइंट है कि एक तो जो है गुवाहाटी में है, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी पर है, तीसरा है इसका नाम क्या है? कुमार भास्कर वर्मा सेतु, इसका नाम दिया। एक भूपेन हजारिका सेतु था, आपको याद होगा, भूपेन हजारिका सेतु जो लॉन्च किया गया था असम में ही। और अब ये दूसरा सेतु है जिसको नाम दिया कुमार भास्कर वर्मा सेतु। आगे हम इसी में बढ़ेंगे। तो आगे कह रहा है कि 9 से 11 फरवरी 2026 के बीच भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? चेन्नई में किया गया। फैक्ट है, उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। विश्व जो है सी फूड कांग्रेस, जो समुद्री फूड हैं, जैसे समुद्री फूड में कई उसमें शैवाल हैं, केकड़े हैं, मछलियाँ हैं, इन सबको समुद्री फूड के रूप में या सी फूड्स के रूप में जो है जाना जाता है। तो इसके लिए एक वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया। आगे कह रहा है कि फरवरी 2026 में सिमुलेटेड लूनर
हैबिटेट मिशन पूरा कर देश के सबसे युवा 70 वर्षीय पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनने का कीर्तिमान किसको मिला है? आदित्य पांड्या को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न पूछे जाने की किसी भी न किसी परीक्षा में 100% संभावना है। आदित्य पांड्या को जरूर आप याद रखिएगा। ये किससे रिलेटेड है ये याद रखना है पहले। जो सिमुलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन कंप्लीट किया है इन्होंने, और ये सबसे युवा हैं देश के 17 ईयर्स के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री के रूप में इन्होंने कीर्तिमान बनाया है। उनका नाम क्या है? आदित्य पांड्या। अब आगे इसी क्रम में हम बढ़ेंगे तो आगे कह रहा है कि फरवरी के 20 ग्लोबल साउथ का पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। अब आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। आगे हम देखते हैं, कह रहा है फरवरी 2026 में ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जिसको सीपीआई बोलते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत 39 स्कोर के साथ किस स्थान पर है? 91 स्थान पर है। तो इसमें आपके लिए डाटा क्या याद करना है? एक तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, जो नए बच्चे हैं वो जान लें, पुराने बच्चे जानते ही होंगे। जो सीपीआई है, इसमें भारत का स्कोर कितना था? भारत का स्कोर 39 था, और रैंक कितनी है? रैंक 91 है। स्कोर और रैंक दोनों अलग अलग होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यही यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आगे हम देखते हैं, जनवरी 2025 में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी ने कहाँ पर देश की पहली फ्लैटेड रोल्ड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम इकाई का उद्घाटन किया? तो संबलपुर जिले के लापांग में आयोजित किया। कहाँ पर? संबलपुर डिस्ट्रिक्ट है, जो कि उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर लापांग है, लापांग में इसको आयोजित किया। अब लापांग से आप लोग जो है ज़्यादा दिमाग मत लगाने लगिएगा, क्योंकि होता क्या है, हम देखते हैं बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं, और वो क्वेश्चन फिर ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो गलत हो जाता है। अब यहाँ पर दिमाग हो सकता है, कुछ बच्चे जो नहीं आ रहा है फिर भी दिमाग लगा लेंगे, भाई माइनस मार्किंग है यहाँ। ऐसा थोड़ी कि जो है आप माइनस बिना मार्किंग के ओपन है एकदम खेलते चले गए, यहाँ ओपन नहीं है, यहाँ सोच समझ के आपको खेलना है। लापांग ये मत याद रखिएगा कि अरे लापांग है इसका मतलब ये जो है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वगैरह का स्थान है। ये कहाँ का है? उड़ीसा का संबलपुर जिले में स्थित स्थान है, इसका नाम है लापांग। अब आगे हम देखेंगे, आगे कह रहा है फरवरी 2026 में पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन द्वारा जारी ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2026 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई। तो कौन सी रैंकिंग है? 45वीं रैंकिंग है। ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स से भी कई बार प्रश्न पूछ चुका है। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स इम्पोर्टेंट पसंदीदा टॉपिक रहा है, इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है यूपीपीसीएस का, तो इसलिए रेडीनेस इंडेक्स आप याद रखिएगा। इसमें भारत की रैंक कौन सी है? रैंक है भारत को मिली 45वीं। और हमारे लिए जानना है कि कितने देशों में 45? 127 देशों में 45 स्थान पर भारत है। और कौन जारी करता है? तो पोर्टलैंड्स जो है इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में स्थित है, यही जारी करता है ये ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। आगे हम बढ़ेंगे, आगे कह रहा है फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर भारत के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया? सानंद, गुजरात में किया गया था। चूँकि यहाँ पर 4 प्लांट जो है 4 प्लांट सेमीकंडक्टर पर साइट्स विशेष रूप से सानंद है, धोलेरा है, एक गुवाहाटी में भी है, और एक जो है नोएडा में है अपने। ठीक है, 4 प्लांट हैं, कोई किसी में टाटा है, किसी में और कंपनीज़ हैं, तो अलग अलग कंपनीज़ जो है 3 कंपनियां शायद जो चारों प्लांट को ऑपरेट कर रही हैं। आगे कह रहा है कि 23वें बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? अब भैया आपको ये बताना है कि जो बायो एशिया यानी जो
बायो एनर्जी हो, बायो फूड वगैरह से रिलेटेड कुल मिलाकर के एक एशिया ओरिएंटेड सम्मेलन है। ये इंटरनेशनल नहीं है, नेशनल भी नहीं है, ये केवल जो एशियन कॉन्टिनेंट के जो देश हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ? हैदराबाद में हुआ। याद क्या रखना है आपको कि ये 23वां सम्मेलन है, बायो एशिया के नाम से है, और शिखर सम्मेलन इसका है, और ये कहाँ पर हुआ? वो हैदराबाद में हुआ। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब भैया आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच, जिसको जानते हैं WEF बोलते हैं, कहाँ जनवरी 26 में कहाँ पर? ऊर्जा और साइबर लचीलेपन पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति, जिसको 4IR बोलते हैं, केंद्र, इसके लिए केंद्र स्थापित किया है। कहाँ पर घोषणा की है? आंध्र प्रदेश में। IR को लेकर के WEF ने 3 मुझे लगा या 4 केंद्र स्थापित किए हैं। तो इसमें जो इंडिया में इधर किया है, तो इंडिया में शायद सेकेंड इसका सेंटर है। एक और इससे पहले जो है ये WEF कर चुका। WEF जानते हैं आपका, जहाँ जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित एक जो है गैर लाभकारी संगठन है, NGO के रूप में काम करता है, और इसका उद्देश्य होता है पर्यावरण, प्रगति संरक्षण, आर्थिक विकास, समाज कल्याण, ये इन फील्डों पे विशेष रूप से काम करता है। आगे हम देखेंगे। कह रहा है कि फरवरी 2020 अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन, इसको ICDS 2026 का नाम भी दिया जाता है। तो ये कहाँ पर भैया आयोजित किया गया? ये आयोजित किया कर्नाटक, बेंगलुरु, कर्नाटक में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन, बाघों की सुरक्षा के लिए, ऐसे याद रखिए कि बाघ, बा से बेंगलुरु, बा से बाघ। ठीक है, बाघ सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। आगे हम बढ़ेंगे। डिजिटल जनगणना 2027 के तहत फरवरी 2026 में पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया गया गुजरात। गुजरात ऐसा राज्य, जब ये डिजिटल सेंसस हुई थी, तो पहले डिजिटल सेंसस हुई थी, तो डिजिटल सेंसस जो है आपको चल रही है 25 के लास्ट से स्टार्ट हो गई थी, और इसके अंतर्गत जो डाटा, डिजिटल डाटा एंट्री के लेवल पर सबसे जो बेहतरीन काम किया और पहले सबसे काम कंप्लीट किया, तो वो कौन सा है? वो है गुजरात। वो कौन सा राज्य है? गुजरात। आगे कह रहा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड्स हेल्थ को मौलिक अधिकार घोषित किया? अनुच्छेद 21 के अंदर में। देखिए, अब ये आपसे क्वेश्चन हो सकता है प्रीलिम में पूछ ले तो पूछ ले, लेकिन अगर प्रीलिम में नहीं पूछता तब भी आप जब मेंस लिखेंगे, ऐसे राइटिंग करेंगे, और अगर पॉलिटी वाले सब्जेक्ट पर आप लिख रहे हैं GS2 में, या फिर ऐसे आप पॉलिटी वाले इशू पर लिख रहे हैं या वुमेन पर लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आप इस आर्टिकल को एज ए रॉ मटेरियल या फिर अपने वैल्यू एडिशन के रूप में यूज़ करेंगे। ये बहुत बेहतरीन आपकी मार्क्स दिलाने में आपकी हेल्प करेगा। आगे कह रहा है कि फरवरी 2026 में किस राज्य की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बन गई? तो कौन सा जिला है? भंडारा जिला। भंडारा जिला कहाँ है? भंडारा जिला महाराष्ट्र में है। भंडारा किसके लिए प्रसिद्ध है? भंडारा जिला दरअसल जो है मध्य प्रदेश और इसका जो महाराष्ट्र है, इसका बाउंड्री वाला स्टेट है, यानी साउदर्न जो मध्य प्रदेश का के ज़िले हैं, बालाघाट वगैरह, बालाघाट, भंडारा, वहाँ पर स्थित है। और यह जो भंडारा है, भंडारा जिला विशेष रूप से यहाँ पर मैंगनीज प्रोडक्शन के लिए ये जो है जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो जिले के बारे में। अभी इसकी जो ग्राम पंचायत है, उसका आपका को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बेला ग्राम पंचायत। नाम क्या है? बेला। बेला नाम है इसका। ठीक है, बेला का एक फूल भी होता है, चमेली बेला, एक फूल होता है ना, वैसे ही बेला पंचायत का नाम है। और इसकी विशेषता क्या है कि भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बनी। कैसी बनी? नेट जीरो पंचायत, यानी यहाँ पर जो कार्बन प्रोडक्शन होगा वो नेट जीरो के अकॉर्डिंग होगा, यानी कुल मिलाकर के कार्बन प्रोडक्शन जितना कंज्यूम होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन होगा। कार्बन जो है ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा। ये नेट जीरो के रेफरेंस में यहाँ पर पंचायत बन गई है, बेला पंचायत। आगे हम बढ़ेंगे। आगे कह रहा है महाराष्ट्र का वह गांव जिसने खुद को भारत का पहला जाति मुक्त
गांव घोषित किया। नाम है सौंदला गांव, अहमदनगर जिला, जिसको अहिल्याबाई नगर भी बोलते हैं। अब अहिल्याबाई नगर इसका नाम हो गया है, नाम जो परिवर्तित किया था वहाँ पर। तो सौंदला गांव है, बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रीलिम में तो पूछे जाने की संभावना है ही, क्योंकि भाई हमारी हर सरकार का, चाहे वो सेंट्रल सरकार हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, यूपी गवर्नमेंट है, सबकी कोशिश यही कि जाति मुक्त समाज हो, यहाँ पर जातीय बंधन, जातीय बाध्यताएं नहीं हो। तो ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है और रिलेवेंट टॉपिक है, तो इससे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको सौंदला गांव का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और ये कहाँ है, अहमदनगर अगर विकल्प में रहेगा या फिर अहिल्याबाई नगर रहेगा, इस वजह से यहाँ पर दोनों विकल्प दिए गए हैं। आगे हम बढ़ेंगे इसी क्रम में। आगे कह रहा है, राष्ट्रपति भवन में गुलामी की प्रतीक ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की मूर्ति के स्थान पर किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति का अनावरण राष्ट्रपति मुर्मू ने 23 फरवरी 2026 को किया? सी राजगोपालाचारी का। मैं गया था जो है राष्ट्रपति भवन घूमने गया था अपने एक मित्र के साथ में, तो अंदर तक मैं जो है जा करके वहाँ देखा था, जहाँ पर लुटियंस की फोटो भी वहाँ पर मैंने खिंचवाई थी। जो लुटियंस की मूर्ति थी वहाँ से वो जो गाइड था हमारा, उसने बताया भी था कि यहाँ पर लुटियंस की पहले मूर्ति थी, उसको हटवा दिया गया है। अब हटवा दिया इसलिए क्योंकि भाई सीधी सी बात है, राष्ट्रपति भवन हमारे देश का सर्वोच्च भवन है और वहाँ पर विदेशी वास्तुकार को हम सम्मान, हालांकि वास्तु की कला की दृष्टि से उसको रखना चाहिए था वहाँ पर। हालांकि जिस गाइड था उसने जो मुझे बताया, उस बताने से लग रहा था कि उस मन था कि लुटियंस की मूर्ति न हटाई जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया और उसकी जगह पर, लुटियंस की जगह पर अब ले आए हैं सी राजगोपालाचारी की मूर्ति। सी राजगोपालाचारी हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल जो ऑफ इंडिया थे, ठीक, भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में। तो हम आगे बढ़ेंगे। नीति आयोग ने फरवरी 2026 में कहाँ पर अटल नवाचार मिशन 2.0 के तहत भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन लॉन्च किया? त्रिपुरा में लॉन्च किया। जैसे अटल नवाचार मिशन चल रहा है तो इसका 1 फेज़ कंप्लीट हो गया, सेकेंड फेज़ 2.0 के रूप में स्टार्ट किया गया। इसी तरीके से राज्य नवाचार मिशन भी स्टार्ट किया है। उत्तर प्रदेश का अपना भी राज्य नवाचार प्रोग्राम चल रहा है और ये एक राज्य नवाचार मिशन के तहत जो है त्रिपुरा में इसको लॉन्च किया गया। आगे है, हाल ही में एंटी ड्रोन प्रणाली को उपयोग करने वाला देश का पहला बंदरगाह बना। तो बीओ चिदम्बरम पोर्ट प्राधिकरण जो तूतीकोरिन है, थूथुकुडी जगह का नाम है तमिलनाडु में, यहाँ पर जो है एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला ये बंदरगाह, पहला बंदरगाह बन गया है। उसका नाम क्या है? बीओ चिदम्बरम पोर्ट। आगे हम देखेंगे जनवरी 2026 में कहाँ पर स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकणकर टाइगर रिजर्व की घोषणा कर दी है। रातापानी टाइगर रिजर्व ये आपका कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में है। रातापानी मुझे लग रहा है कि जो ईस्टर्न मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर जो सीधे सरगुजा साइड में, वहीं पर रातापानी टाइगर रिजर्व है। और इसका रातापानी की जगह अब नाम कर दिया गया है क्या? डॉक्टर श्री विष्णु श्रीधर वकणकर टाइगर रिजर्व, इसका नया नाम कर दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा कि हो सकता है कि ये नहीं पूछे, अब ये पूछ लेगा कि भाई किस टाइगर रिजर्व का नाम जो है चेंज किया गया, या श्री विष्णु श्रीधर वकणकर टाइगर रिजर्व किया गया, तो वो कौन सा है? रातापानी, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं उड़ीसा के किस हवाई अड्डे पर देश के पहले यूएवी यानी जिसको ड्रोन बोलते हैं परीक्षण और नवाचार गलियारा स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो गंजाम जिले का एयरपोर्ट है रंगेलुंडा हवाई पट्टी। यहाँ पर जो है जो ड्रोन परीक्षण और नवाचार गलियारा स्थापित करने की यहाँ पर घोषणा की गई है, ये गंजाम जिले में है, उड़ीसा के गंजाम जिले में। इसमें क्या होगा कि जैसे जो ड्रोन होगा, ड्रोन की टेस्टिंग होगी यहाँ पर, और ड्रोन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर छोटे छोटे एक आध भी हैं, और लेकिन ये एक तरीके से एक कॉरिडोर ही बन जाएगा वहाँ पर,
ड्रोन टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ है? गंजाम जिले के, गंजाम उड़ीसा का के कुछ पिछड़े जिलों में आता है। ठीक है, आगे कह रहा है फरवरी 2026 के घोषित केंद्रीय बजट में कहाँ पर भारत का जो है कछुआ ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा की गई है? ओडिशा, कर्नाटक और केरल। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई फरवरी 2026 में, जो पेश किया गया था कछुआ टेल्स के रूप में। आगे कह रहा है जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने कहा अपना अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट, इसका नाम दिया ASC अर्जुन, कहाँ पर तैनात किया? विशाखापत्तनम में तैनात किया। अब यहाँ पर आपके लिए प्रीलिम के लिए भैया याद रखना ये है कि कौन सा विभाग है? रेलवे विभाग। कौन से विभाग ने लॉन्च किया? रेलवे विभाग ने। क्या है? ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसका नाम का क्या दिया है? नाम दिया है ASC अर्जुन। और ये कहाँ पर जो है इन्होंने तैनात किया है, कहाँ पर इसको रखा है? ये है विशाखापत्तनम में। तो ये है आपके प्रीलिम पॉइंट थे, इसको आप यहाँ पर देख लेंगे। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है जनवरी 2026 में किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष उपग्रह से प्राप्त 30 वर्षों के सतही प्रेक्षणीय आंकड़ों की एक 3D संगणकीय मॉडल में संयोजित कर पहली बार सूर्य के भीतर मौजूद चुंबकीय क्षेत्र का मानचित्रण किया? तो IIT कानपुर। बहुत इंपॉर्टेंट भैया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स के रूप में ये आपका सेक्शन रहेगा। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि पहले समझ लीजिए कि जो IIT कानपुर के जो रिसर्चर्स थे, जिन्होंने जो स्पेस सैटेलाइट्स हैं वहाँ से जो है डाटा प्राप्त किया, 30 वर्षों के डाटा के आधार पर उनका जो है एक तरीके से कंप्यूटर के माध्यम से ये वहाँ पर मानचित्रण किया है कि सूर्य के भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मानचित्रण किया है 30 वर्षों के सूर्य की सतहों से प्राप्त जो प्रक्षेपणों के माध्यम से डाटा है उसके माध्यम से। तो ये किसने किया है? IIT कानपुर में ने किया है, विशेष रूप से आप याद रखेंगे। आगे हम बढ़ेंगे इसी क्रम में। कह रहा है भारत फरवरी 2026 में तटीय ज्वार से आने वाली बाढ़ को किस राज्य सरकार ने राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? केरल ने या केरलम ने घोषित किया है। क्योंकि तटीय ज्वार से आप जैसा कि जानते हैं ज्वार और भाटा, ज्वार में क्या होता है कि बाढ़ आती है और फिर भाटा में जो है पानी पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, तो टाइड वगैरह में क्या होता है जब बाढ़ आती है तो ऐसी स्थिति में इस बाढ़ को लेकर के केरलम जो है, केरलम राज्य ने क्या किया है, इसको राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है। अगर ऐसी बाढ़ आती है तो आपदा मानी जाएगी। उसके अंतर्गत अगर कोई जो भी क्षतिपूर्ति होगी राज्य आपदा प्राधिकरण के माध्यम से या राष्ट्रीय राज्य आपदा के माध्यम से उनको क्षतिपूर्ति होगी। जो भी वहाँ पर संरचनात्मक सुधार होंगे, बदलाव होंगे, वो इसके माध्यम से होंगे। और जो भी जान माल आदि का नुकसान होता है तो राज्य विशिष्ट आपदा के अंतर्गत वो आएंगे। आगे कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 17 फरवरी 2026 को कहाँ पर भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो बेमागल में। बेमागल कहाँ है? कर्नाटक में। यहाँ पर बेमागल में कौन सी है? ये निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर बनाए नहीं जाएंगे, आप याद रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग होती है, असेंबली यूनिट अलग होती है। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स जो होंगे उनको असेंबल किया जाएगा। तो फ्रांस की कंपनी है और इंडिया की कंपनी मिल करके ये भारत की जो पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन यहाँ शुरू कर रहे हैं। इसका उद्घाटन दोनों देशों के भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने वर्चुअल माध्यम से किया है। बात समझ में आ गई कि कहाँ है जगह? याद रखना आपका बेमागल में है। बेमागल कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ये क्या है? देश की पहली है, क्या है? पहली निजी हेलीकॉप्टर
असेंबल लाइन है। उद्घाटन कैसे फिजिकल किया, वो वर्चुअल किया। वर्चुअल किया किसने किया? फ्रांस के राष्ट्रपति ने और इंडिया के प्रधानमंत्री ने। बात समझ में आई? आगे हम बढ़ेंगे। आगे कह रहा है वह राज्य सरकार जिसने देश में पहली बार सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से एक एल्डरली बजट पेश किया। केरलम, देखिए केरलम जो राज्य है ना, आप जानते हैं कि बहुत इनोवेटिव काम कर रहा है। वहाँ पर इतने लंबे समय से जो एक सरकार टिकी हुई है, नहीं बदल रही है, एक ही पार्टी की आइडियोलॉजी की सरकार, तो उसकी वजह यही है। वहाँ पर वो आइडियोलॉजी तो उनकी बहुत प्रमुख है ही, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा से जो भारतीय समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है, उसको वहाँ पर जो है लॉन्च किया गया। लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है वो अनडाउटली, लेकिन उनका उद्देश्य समाज को, राज्य को आगे बढ़ाना है। तो वहाँ पर बहुत, देखिए आप, इनोवेटिव, चाहे लिटरेसी के रेफरेंस में हो, चाहे इनोवेशन के रेफरेंस में हो, चाहे हेल्थ के रेफरेंस में हो, चाहे कोई भी एजुकेशन के रेफरेंस में हो, हर जगह पर केरल बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अब इसी क्रम में आगे हम देखेंगे, भारतीय रेलवे ने 30 जनवरी 2026 को देश की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट डेमू जिसको बोलते हैं, ट्रेन की शुरुआत कहाँ पर की है? पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद डिवीज़न में। क्या है समझ में आई? देश की पहली एलएनजी डीजल जो है डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक का मल्टीपल यूनिट शुरू की है। ये किससे चलेगी? एलएनजी के माध्यम से चलेगी। एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल इसमें यूज़ होगा। ठीक है, तो ये कहाँ है? पश्चिमी रेलवे में, अहमदाबाद डिवीज़न में। आगे कह रहा है कि जनवरी 2026 में दुनिया के कुल 304 शहरों पर आधारित जारी एक मुंबई सेफ्टी इंडेक्स 2026 में भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया? किस शहर को घोषित किया गया? मंगलुरु को घोषित किया गया। ये कहाँ है मंगलुरु? जानते हैं, जैसा कर्नाटक में। ये वैश्विक रैंक किसकी कितनी है? ग्लोबल रैंक 46 है। समझ लीजिए 304 शहर हैं दुनिया के, उनमें ये 46 नंबर पर है। अब यहाँ पर हमारे लिए जानना क्या ज़रूरी है, याद रखना क्या ज़रूरी है, वो भी मैं हाईलाइट करता चलूँगा कि टोटल 304 शहर ऐसे हैं और उनमें मंगलुरु को चुना गया है। मंगलुरु की 304 शहरों में पोजीशन जो है वो 46 पोजीशन है वर्ल्ड लेवल पर। और किस रेफरेंस में? सबसे सुरक्षित शहरों के रेफरेंस में। और यह इंडेक्स का नाम क्या है? मुंबई सेफ्टी इंडेक्स, ये नाम है। और कब का है ये? 2026 के इंडेक्स में है। समझ में आ गई? और साथ ही साथ और आप जैसा कि जानते होंगे, जो मंगलुरु है, मंगलुरु आपके जोग्राफिकल कंडीशन में वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में पहचान, बेंगलुरु इधर है और मंगलुरु उसके ईस्टर्न पार्ट में है। तो जो वेस्टर्न घाट है उसका जो उसमें ईस्टर्न पार्ट में मंगलुरु है, और इधर वेस्ट की तरफ वेस्टर्न घाट के वो जो है बेंगलुरु है। तो ये वृष्टि छाया प्रदेश ऐसा प्रदेश जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, और उसका वजह वही वेस्टर्न घाट के बेंगलुरु साइड में तो वर्षा खूब होती है, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट जो पड़ता है वेस्टर्न घाट की ऊंची पहाड़ियाँ हैं, इस वजह से जो हवा है वो इधर नहीं जा पाती है, और इसलिए मंगलुरु जो है वृष्टि छाया प्रदेश है। ये ज्योग्राफी का आपका कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे इसी क्रम में और देखेंगे कि 5 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नाम से पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत को कमीशन किया, यानी राष्ट्र को समर्पित किया? तो उसका क्या नाम है? समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप का को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि हमारे प्रीलिम के लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। प्रीलिम के लिए इम्पोर्टेंट है कि पहला जो इम्पोर्टेंट है कि इसका नाम क्या है, समुद्र प्रताप। तो प्रश्न पूछ सकता है कि भाई स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत को का नाम क्या है, जिसे लॉन्च हाल ही में समर्पित किया गया, उसका नाम है समुद्र प्रताप। फिर पूछ सकता है ऐसे भी कि समुद्र प्रताप किसके लिए है, तो ये प्रदूषण नियंत्रण के लिए है, या फिर समुद्री सुरक्षा के लिए है, पेट्रोलिंग के लिए है, कई उसमें ऑप्शन हो सकते हैं।
तो आपको याद रखना कि ये प्रदूषण नियंत्रण के लिए है। फिर इसके साथ में एक और यहाँ से प्रश्न बनता है कि इसको कमीशन किया किसने किया? वहाँ पर प्रधानमंत्री ने किया, रक्षा मंत्री ने किया, या फिर जो है महामहिम राष्ट्रपति ने किया, या फिर थल सेनाध्यक्ष ने किया, नौसेना अध्यक्ष ने किया। किसने किया वो है। और दूसरे साथ कभी रक्षा मंत्री ना पूछ करके डायरेक्ट नाम भी पूछ लेता है, राजनाथ सिंह जी। तो कुल मिलाकर के आप इसके जो भी डायमेंशन है उसको साथ में लेकर के चलेंगे, समझेंगे। आगे कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने 17 जनवरी 2026 को किन दो शहरों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो गुवाहाटी के कामाख्या से पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक के बीच जो है ये चली देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। एक्चुअली है क्या, पहले वंदे भारत ट्रेन चलती थी, लेकिन वो वंदे भारत जो ट्रेन थी वो सिटिंग वाली थी। वो होता क्या था, लंबी दूरियों के लिए सिटिंग ट्रेन, भाई आप कितनी 7 घंटे 8 घंटे बैठ सकते हो, लेकिन अगर आपको जो है लंबी दूरी तय करनी हो, बैठ करके ही जाना पड़े 12-12 घंटा 13-13 घंटा, तो आप परेशान हो। इस कमी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने क्या किया, वंदे भारत की स्लीपर बोगी लॉन्च की। इसमें स्लीपिंग की सुविधा है, आप आराम से रिजर्वेशन कराइए और सोते हुए चले जाइए। तो ये पहली जो है देश की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है वो कहाँ है, वो कामाख्या से लेकर के हावड़ा तक चली है। कामाख्या वहीं गुवाहाटी के पास, ठीक है। अब आगे क्या है, देश के पहले एआई क्लिनिक की शुरुआत 2 जनवरी 2026 को कहाँ पर की गई? तो राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। क्या है इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमारे प्री के लिए, प्री पॉइंट में, कि ये तो एक तो एआई क्लिनिक है, दूसरी बात ये कहाँ पे किया गया और देश का पहला है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर किया गया? राजकीय आयुर्विज्ञान संस्था ग्रेटर नोएडा में। कभी कभी देखिए पॉइंट ऐसा भी पूछ सकता है कि नोएडा या ग्रेटर नोएडा, तो आपको कंफ्यूज नहीं है होना है। तो यहाँ पर ग्रेनो में इसका प्रारंभ किया गया, शुरुआत की गई। तो ये कुल मिलाकर के हमारा जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो हमने इन वीडियोस के माध्यम से देख लिया। आगे अब हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रम पर, फिर ऐसे ही आर्थिक है, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला है, स्पोर्ट्स है, संक्षिप्तियाँ हैं, इन सब पर हम क्रमशः वीडियोस बनाते चलेंगे और आप तक पहुंचाते चलेंगे। तो जो भी बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे उनको नोटिफिकेशंस जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो मिल जाया करेगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों के कुछ ऐसी डिमांड हो कि भाई सर इस पर क्लास बना दीजिए या इस पर एक जो है वीडियो बना दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करिएगा, मैं उस पर वीडियोस बना दिया करूँगा। खैर, अब आज की क्लास हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें घटनासार का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होगा, इस पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद।